लेक्चर नंबर 30 AFM चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशंस। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में वो लेक्चर 29 का ही पार्ट था, बट हम लोग उसको लेक्चर 30 में अब कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑन पेज नंबर 415 इन कॉपी एंड पेज नंबर 13.2 इन बुक। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आईसीएल खरीदना चाह रहा था एसवीएल को। ठीक है, आईसीएल का ग्रोथ रेट दिया हुआ है न्यू ग्रोथ रेट, और एसवीएल का जो ग्रोथ रेट है वो 15%। तो एसवीएल का ग्रोथ रेट हम लोग ओल्ड ग्रोथ रेट मानेंगे क्योंकि वो तो खरीद बिकने वाला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि जो जो बिकने वाली कंपनी है एसवीएल, उसका जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 3 साल पहले रीवैल्यू हुआ था। उसका जो करंट मार्केट प्राइस अगर तुमको ढूंढना है तो 3 साल पहले जो वैल्यू था उसमें हर साल 30% मतलब 3 साल 30% तुमको बढ़ाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है, वर्ड्स में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, तो वो यूज ना करके एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पहले पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कौन से बिजनेस का वैल्यू? एसवीएल का, क्योंकि वही बिकने वाला है। तो उस फॉर्म का तुमको बिजनेस, उस बिजनेस का तुमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहला मेथड जिससे निकालना है वो है नेट एसेट वैल्यू एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। सीधा अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो सीधा बोलता कि एनएवी मेथड से एसवीएल का वैल्यू बताओ, लेकिन नहीं, यहां बोल रहा है एनएवी मेथड लगाओ प्लस उसमें 5 साल का जो प्रॉफिट होने वाला है उसका एवरेज उसमें ऐड करो उस नेट एसेट वैल्यू में, और ये दोनों जब ऐड कर दोगे तो तब उसमें एक और चीज ऐड करना, वो क्या, जो लैंड एंड बिल्डिंग जो रीवैल्यू नहीं हुआ है अभी तक, मतलब 3 साल पहले जो हुआ था उसको एक्चुअल वैल्यू पे उसको लेके आओ, और तब जो टोटल वैल्यू बनेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है? एक तो नेट एसेट वैल्यू उसका निकाल दो अकॉर्डिंग टू जो भी बुक में वैल्यू है वो। ठीक है, उसमें ऐड करो 5 साल का प्रॉफिट, जो आगे का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होने वाला है। अगर वो कंपनी नहीं बिकता तो 5 साल तक जो प्रॉफिट कमाता उसका एवरेज निकालो, तो वो एवरेज प्रॉफिट नेट एसेट वैल्यू में ऐड करो। फिर उसके बाद क्या ऐड करना है तुमको? तुमको ऐड करना है जो लैंड एंड बिल्डिंग, वो अभी एनएवी तो बुक वैल्यू पे होता है, नेट एसेट वैल्यू बुक वैल्यू पे होता है। तुमको लैंड एंड बिल्डिंग में बुक वैल्यू पे आ रहा है, वो तो 3 साल पुराना वाला आ रहा है, बुक 3 साल पुराना वाला वैल्यू आ रहा है। तो ये एनएवी में जब प्रॉफिट ऐड कर दोगे तब तुमको और चीज ऐड करना है, वो क्या है कि 3 साल के बाद जो उस लैंड बिल्डिंग में जो भी वैल्यू अप्रिशिएशन हुआ है वो तुमको उसमें वैल्यू लेना होगा। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग में जो वैल्यू अप्रिशिएट हुआ वो, 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो, और जो नेट एसेट वैल्यू है वो, ये तीनों को जब ऐड करोगे तो बिजनेस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुमको ये कैलकुलेट करना है। इजी इजी। तो पहले तो हमको नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये जो एडजस्टमेंट आएगा वो बाद में करेंगे, पहले नेट एसेट कैलकुलेट करो। नेट एसेट कैलकुलेट करने का क्या मेथड था? ये नेट एसेट वैल्यू बोल रहा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोल रहा है। तो नेट एसेट वैल्यू का मेथड क्या निकाल देते हैं? टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी जो भी था, और उसके जगह एक और चीज सीखे थे कि भाई टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी ना करके सीधा इक्विटी का जो वैल्यू है वो निकाल दो। इक्विटी का कैसे वैल्यू निकाल रहे थे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कंटीजेंट लाइबिलिटी। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल तुमको दिया हुआ है 125, और रिजर्व एंड सरप्लस तुमको कितना दिया हुआ है? 660 का। कंटीजेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है एसवीएल का? नहीं दिया हुआ है, तो नहीं लेंगे। अब बोलोगे तुम एसवीएल का क्यों लेना है? अबे लॉजिक लगाओ भाई, जिस कंपनी को खरीदो उसी का वैल्यू निकालोगे ना, तो उसी कंपनी का सारा डेटा लोगे। तो तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू से तुम्हारा क्या वैल्यू आया इक्विटी का? 785। इजी। तो नेट एसेट वैल्यू आ गया। अब एडजस्टमेंट करो। पहला एडजस्टमेंट क्या करना था कि चलो प्रॉफिट ऐड करना है, तो 5 साल का पहले प्रॉफिट ढूंढना होगा। 5 साल का तुम प्रॉफिट कैसे निकालोगे? क्या दिया हुआ है? प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगला 5 साल का तुमको निकालना है। तो ग्रोथ रेट तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसवीएल का ग्रोथ रेट कितना है? 15%। अगर कंपनी नहीं बिकता, एसवीएल अगर नहीं बिकता तो हर साल 15% से ग्रो करता है। हमको चाहिए कि अगर एसवीएल नहीं बिकेगा तो अगला 5 साल जो प्रॉफिट होने वाला है उसका एवरेज ले लो। तो हर साल प्रॉफिट कितना से बढ़ रहा है? 15% से। करंट ईयर का हमको क्या लेना है? प्रॉफिट आफ्टर, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। तो पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एग्जिस्टिंग ईयर का है, जो करंट ईयर का वो ले लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 250। तो पिछला साल 250 था, तो पहला साल के एंड पे कितना मिलेगा? 250 इंटू 1.15% से बढ़ेगा। हर साल 15% बढ़ेगा। पहला साल 15% से बढ़ा, फिर अगला साल 15, फिर अगला साल 15, तो हर साल 15% से बढ़ता जाएगा। 250 इंटू दिस 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 दिस
करेक्ट। तो हर साल तो उतना बढ़ता जाएगा, तो पहला साल 250, 250 इंटू 1.5 समथिंग, फिर इसका 1.5, फिर इसका 1.5, तो 5 साल में कुछ वैल्यू इतना मिलने वाला है, करेक्ट। लेकिन इसका हमको क्या चाहिए, एवरेज, करेक्ट। तो इसका पहले तुम एवरेज कर दो, एवरेज आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो एवरेज आया है ये फ्यूचर वैल्यू है, तुमको फ्यूचर वैल्यू तो नहीं चाहिए, ये तो फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका तुमको करंट वैल्यू लेना होगा, तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, बहुत इजी है, हम शांति से स्टेप्स बताएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग नेट एसेट वैल्यू एडजस्टेड विथ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करेक्ट, 5 साल का। तो 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो तुम निकाल दोगे, तू आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू में, पहले उसको कन्वर्ट करो प्रेजेंट वैल्यू में, तो प्रेजेंट वैल्यू में आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू में जाएगा, वो 5 साल का प्रॉफिट है, उसको तुमको एवरेज करना है, तो जो प्रॉफिट 5 साल का है तो उसको एवरेज करने के लिए डिवाइडेड बाई 5 करोगे, तो 5 साल का पहले प्रॉफिट निकाल दिया, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू किया, उसको डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो जो एवरेज वैल्यू आया है वही तुम्हारा ऐड होने वाला है नेट एसेट वैल्यू में। तो चलो, जो 2 कंपोनेंट था एनएवी में ऐड होने वाला, एक हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है, सिर्फ वो चाहिए, करेक्ट। अभी लैंड एंड बिल्डिंग कितना पे आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है 190 पे, ठीक है। तो ये 3 साल पुराना फिगर है, तो 3 साल में कितना भागा, 190 इंटू 1.3 प्लस इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना से भरा, कितना तक चला गया, 417 तक चला गया है। कहाँ तक गया है, 417.43 तक चला गया है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ एडिशनल वैल्यू चाहिए, 190 तो हम नेट एसेट वैल्यू में उसको कैलकुलेट किए हुए हैं, हमको तो सिर्फ एक्सेस वैल्यू चाहिए ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस का वैल्यू होगा दैट विल बी एनएवी प्लस एस्टिमेटेड 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट प्लस एक्सेस वैल्यू जो आया है लैंड एंड बिल्डिंग का, करेक्ट। तो एक्सेस वैल्यू कितना आएगा, एक्सेस वैल्यू होगा जो रिवैल्यूएट है, करंट रिवैल्यूएशन माइनस ओल्डर रिवैल्यूएशन, तो करंट रिवैल्यूएशन 4117 पे आ रहा है और अर्लियर रिवैल्यूएशन पे 190 पे आ रहा था, तो एप्रिसिएशन कितना हो रहा है 227.43 का, बस। तो नेट एसेट वैल्यू निकाले थे 785, उसमें तुम 5 साल का प्रॉफिट जो है उसको ऐड कर दो, उसमें तुम ऐड कर दो एप्रिसिएशन जो भी वैल्यू हुआ है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 220 जो 1400.12। इजी इजी। क्या हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग नेट एसेट वैल्यू मेथड बट ऑल्सो एडजस्ट 2 थिंग्स, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यू पे, यू एडजस्ट दैट वैल्यू ऑल्सो, क्योंकि नेट एसेट निकालोगे तो बुक वैल्यू पे आएगा, इजी। तो उसको नेट एसेट वैल्यू को बुक रियलाइजल वैल्यू पे लाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग में जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है उसको अप्रिशिएट कर दो, और जो तीसरा जो कंपोनेंट था तुम्हारा प्रॉफिट का वो ले लो, इजी इजी। हम क्या कर सकते, क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या किए हैं, करंट वैल्यू निकाले 417 लैंड एंड बिल्डिंग का, फिर उसमें से माइनस किए हैं लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है 190, हम सीधा 227 देना चाहिए था बाहर, हम बाहर ही अति किए हैं, ठीक है। तो देख लेंगे, तो ये एक मेथड से निकालना था। दूसरा मेथड क्या पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द प्रीमियम ऑफ फर्म, प्रीमियम, फाइंड द प्रीमियम यू हैव टू पे। तो प्रीमियम कैसे निकाल रहे थे हम लोग, आराम से जो पेमेंट कर रहे हैं माइनस जो उसका करंट मार्केट प्राइस है, तो हम लोग पेमेंट कर रहे थे 1400.12, करेक्ट, 1400.12 दे रहे थे, ठीक है। लेकिन 1412 टोटल इक्विटी का वैल्यू है, मेरे पास जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1 शेयर का प्राइस है, 1 शेयर का प्राइस दिया हुआ है, तुमको प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए तो 1 शेयर का जो प्राइस तुम अभी दोगे माइनस 1 शेयर का प्राइस तब निकल सकता है, लेकिन तुम्हारे पास तो 1400.2 है, 1.2 1400.1.2 है, 1400.12 है, करेक्ट। ये पूरा शेयर का दाम है, इसको टोटल शेयर्स का वैल्यू है, तुमको 1 शेयर का दाम निकालना होगा, तो 1400.12 को कैलकुलेट उसको कन्वर्ट करना होगा पर शेयर के वैल्यू में। पर शेयर कैसे करोगे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 250 का दिया हुआ है और हर शेयर 10 रुपए का है, तो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, पेड 125 शेयर है एसवीएल का, 125 करोड़ का शेयर है एसवीएल का और हर शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल शेयर कितना का है, कितना शेयर्स है 12.5 करोड़ शेयर है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया और टोटल इक्विटी का वैल्यू 1400.12 तुम देना चाहते हो, तो टोटल पर शेयर कितना देना चाहते हो 1400.12 डिवाइडेड बाई 12.5, तो 1 शेयर का तुमको पता चल जाएगा कि तुम कितना देना चाहते हो, तो तुम देना चाहते हो 75,
सॉरी, तुम देना चाहते हो 1400.12 डिवाइड बाई 12.5, करेक्ट, तुम इतना देना चाहते हो एक प्राइस के लिए, एक शेयर के लिए। वो लोग करंट मार्केट प्राइस कितना है 75, तो इस दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू पता चला कि तुम प्रीमियम कितना देगा, निकल गया आंसर, डन डन। फिर ये तो था नेट एसेट वैल्यू से प्रीमियम निकाले, तुमको निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कैसे, फॉर्मूला से कैसे निकलता है, इजी है भाई। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट, यही हम लोग पढ़े थे। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकल रहा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी, करेक्ट। जी जो होता था वो नया वाला जी, तो यहाँ जी 18% है, के तुमको निकालना होगा, ठीक है। और डी वन क्या होता है, जो एक साल के एंड पे मिलने वाला है, ठीक है। डी जीरो कितना था 125, डी वन के लिए 125 इंटू 1 प्लस 18%, नया वाला ग्रोथ लेना है। जो हम लोग पहला एमपीएस निकाल रहे होते हैं उसमें जो ग्रोथ रेट होगा हर वक्त नया होगा, के जब निकालेंगे तो ग्रोथ रेट पुराना लेंगे, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे के निकालने के लिए दो बात ही है, क्या उसको कहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आरएफ से यूज करो या यो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करो। आरएफ नहीं दिया हुआ है, अगर आरएफ नहीं दिया हुआ तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करोगे तो के का फॉर्मूला हो जाएगा डी वन अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी, ठीक है। तो डी वन क्या है तुम्हारा 125 इंटू यहाँ ग्रोथ रेट की, यहाँ ग्रोथ रेट तुमको जब के निकालो तो ग्रोथ रेट क्या है पुराना वाला, तो यहाँ तो डी जीरो है, डी वन नहीं दिया हुआ है, तो डी जीरो कौन सा होगा, तो ग्रोथ रेट क्या होगा 15%, क्योंकि तुमको पुराना वाला वैल्यू लेना है, करेक्ट करेक्ट। हम बहुत तेज बोल रहे हैं, क्या पता समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हम फिर बोल रहे हैं, ठीक है, इजी। हम फिर से समझा रहे हैं तुमको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, करेक्ट। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज एमपीएस इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। डी वन की जगह लिख सकते हैं डी जीरो 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, करेक्ट। यहाँ जो ऊपर जी और नीचे जी है वो न्यू वाला ग्रोथ रेट है, करेक्ट ओके। हमारे पास क्या के ई दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो के ई निकालना होगा। के ई कैसे निकलता है, दो ऑप्शन है, या तो आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ से निकालो, या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करो। आर एफ आर एम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, डी वन के ई इज इक्वल टू डी जीरो 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई एमपीएस इंटू 100 प्लस जी। यहाँ जो जी होगा वो ओल्ड वाला जी होगा, करेक्ट करेक्ट। तो पहले के ई निकालने के लिए ओल्ड वाला जी कितना है 15%, डी जीरो 125 और एमपीएस कितना दिया हुआ है तुमको 75, तो वैसे करके आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, के ई निकल गया, ठीक है। जब तुम्हारा के ई निकल गया, के ई कितना निकला 30.33%, अब के ई निकल गया तो अब जाके निकाल दो तुम क्या एमपी अथी वाला वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकल रहा था, डी वन, तो डी वन क्या होगा 125 इंटू 18%, क्योंकि यहाँ नया वाला जी चाहिए, डिवाइडेड बाई के ई 30.33 माइनस जी, यहाँ कौन सा जी है नया वाला जी, तो 18%। तो तुम्हारे पास एमपीएस आ जाएगा नया वाला हिसाब से। तो नया एमपीएस आ गया, तो नया वाला एमपीएस जो तुम्हारा आ रहा है, मतलब जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रहा है 95 आ रहा है, तुमको प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो नया जो तुम देना चाहते हो 95, एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है 75, तो प्रीमियम कितना दे रहे हो 27.6 का, मतलब 20.7 का। इजी इजी। थर्ड क्या पूछ रहा है, आईसीएल कौन सा मेथड यूज करेगा, आईसीएल कौन सा मेथड यूज करेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म। ऐसा मेथड यूज करेगा जिससे कम पैसा देना पड़ रहा है, जहां प्रीमियम कम है, तो प्रीमियम कम कहां देना पड़ रहा है हमको, डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला से, तो डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला यूज करेंगे। आ गया समझ में, ओके। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समराइज कर रहे हैं। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ था बहुत सारा डेटा, ठीक है, बहुत सारा बात दिया हुआ था, ठीक है। तुमको क्वेश्चन पूछा कि भाई यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म एक्चुअली। क्या पूछे हैं क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं, क्वेश्चन वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पूछा सीधा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि तुम हाँ भाई क्वेश्चन तो सीधा नहीं पूछा है, क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि प्रीमियम ढूंढने के लिए, ठीक है। तो प्रीमियम कैसे ढूंढते हैं, जितना हम पैसा देंगे और उसका करंट मार्केट प्राइस जो है सो, करेक्ट करेक्ट। तो हम जितना पैसा देंगे, हम कितना पैसा देंगे, हमको तो लगता है पैसा देना चाहिए था वैल्यू ऑफ फर्म के हिसाब से, वैल्यू ऑफ बिजनेस लेना चाहिए था, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए
हमने तो अभी तक कोई मेथड ही नहीं सीखा है, हमारा जो भी अप्रोच था वो सीधा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रहा था। करेक्ट, बस उस इक्विटी को फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म में ला सकते थे, लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए उसमें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के बाद फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म तो नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले? इसलिए नहीं निकाले क्योंकि यहाँ जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है ना, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म। क्यों? इसीलिए क्योंकि भाई देखो, इस क्वेश्चन में कैश नहीं है, इस क्वेश्चन में डेट, 1 साल लंबा वाला डेट नहीं है, सीधा देखो क्रेडिटर, ओवरड्राफ्ट, ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब शॉर्ट टर्म है। तुमको बोले थे डेट लंबा होता है, तो यहाँ पे डेट नहीं है, कैश नहीं है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ही वैल्यू ऑफ फॉर्म आ रहा था। इजी। तो बस, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे, उसी को वैल्यू ऑफ फॉर्म मान ले रहे थे। तो 2 मेथड से निकालना था वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब वैल्यू ऑफ फॉर्म। पहला मेथड एनएवी मेथड, जो एडजस्टेड एनएवी, और दूसरा मेथड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। दोनों फार्मूला से हम लोग निकाल दे रहे थे कि इतना वैल्यू पे तुमको फॉर्म का 1 शेयर खरीदेंगे, फिर जितना हमको प्रीमियम देना पड़ा था सिर्फ वो निकालना था। इजी इजी, डन। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल लेक्चर 30 यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा अप्रोच का दूसरा मेथड। तीसरा अप्रोच क्या है? इनकम बेस्ड अप्रोच, अर्निंग बेस्ड अप्रोच। करेक्ट, उसका 2 मेथड है। पहला मेथड हम पढ़ चुके हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। दूसरा जो मेथड है इसी अप्रोच का, वो है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका बात हम पिछला लेक्चर में भी किए थे, तुमको याद होगा, ठीक है। और उसी टाइम ये बात बोले थे कि पिछला लेक्चर तक हम लोग सीखे हैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना सीधा अप्रोच यूज करके, ठीक है। अभी तक हम लोग सीधा अप्रोच यूज करके वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं निकाल पा रहे थे, सीधा सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे। लेकिन अर्निंग बेस्ड अप्रोच का अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से सीधा वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलेगा, इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकलेगा, सीधा वैल्यू ऑफ फॉर्म, ठीक है। इजी इजी, तो चलो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अर्निंग बेस्ड अप्रोच में तुमको तो एक बात पता है कि हम लोग अर्निंग देख रहे हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म, करेक्ट। तो इसमें भी हमको कंपनी का अर्निंग देखना होगा। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम लोग कंपनी का डिविडेंड देख रहे थे, लेकिन एक बात होता है, कंपनी का जो इनकम होता है वो क्या सिर्फ डिविडेंड होता है? वो सिर्फ डिविडेंड के नाम पे आता है कि अच्छा ठीक है, कंपनी को इतना इनकम हुआ है इसलिए सब डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए ये डिविडेंड आ रहा है। नहीं, हो सकता है उस कंपनी में बहुत इनकम हुआ हो, डिविडेंड दिया ही नहीं हो। करेक्ट बात है ना भाई? तो अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो तुम तो वैल्यूएशन उसका गिरा दो, क्योंकि उसका डिविडेंड कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका डिविडेंड ग्रोथ ही नहीं आएगा कुछ, क्योंकि डिविडेंड हर साल 10-10 रुपया दे रहा है, या हर साल 10 रुपया, 11, 12, 13 ऐसे दे रहा है। तो तुम तो बोले बहुत खराब फर्म है। हो सकता है उसका इनकम बहुत ज़्यादा हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो। करेक्ट करेक्ट। तो उस सिचुएशन में हम लोग बिजनेस का कैसे वैल्यू निकालेंगे? उस सिचुएशन में बिजनेस का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना होगा। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, लेकिन किसका? बिजनेस का। हम लोग अभी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या करते हैं? D1/K-G। तो ये सिर्फ इक्विटी का तुमको प्रेजेंट वैल्यू दे रहा था, करेक्ट, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी दे रहा था, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि अभी तक इक्विटी सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पे इक्विटी कैपिटलाइजेशन में हम लोग सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बिजनेस का, KO, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, उसको, उससे प्रॉफिट को डिस्काउंट कर देंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने KO सीखा था, ठीक है, इजी। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया कि तुमको डिस्काउंट करना है कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, KO से, तो डिवाइडेड बाय KO हो गया। तो ऊपर कैश फ्लो भी होना चाहिए, तो कौन सा कैश फ्लो लोगे? जो हर साल जो सेल होने वाला है वो, या क्या तुम बिजनेस खरीद ही लोगे तो फिर सेल कैसे होगा उस बिजनेस का? या फिर तुम कौन सा ऐसा कैश फ्लो लोगे जिसको तुम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे? कोई है ऐसा चीज? हाँ है, बताते हैं। हमको ढूंढना होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नाम से ही पता चलता है कि जो प्रॉफिट मेंटेन होने वाला है फ्यूचर में। मतलब देखो, हो सकता है कि पिछला 2 साल पहले कंपनी प्रॉफिट कमाई थी 100 रुपया का, ठीक है, 2 साल पहले प्रॉफिट कमाई 100 रुपया का, और पिछला साल प्रॉफिट कमाई वो 10 रुपया का, और अगला साल वो प्रॉफिट कमा रही है फिर 100 रुपया का। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछला साल 10 रुपया प्रॉफिट कमाई? इसीलिए क्योंकि पिछला साल जो कंपनी है उसमें भारी आग लग गया था, तो सारा स्टॉक जल गया, तो बेचारा कुछ सेल ही नहीं कर पाया, तो प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपया बचा।
लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता था? 100 रुपया, क्योंकि पहले भी 100 रुपया था, बाद में भी 100 रुपया हुआ, सिर्फ जिस दिन आग लगा उसमें 10 रुपया हुआ। तो एक्चुअल में वो जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट मेंटेन करता है? 100 रुपया का, करेक्ट। तो हमको निकालना है मेंटेनेबल प्रॉफिट, लेकिन फ्यूचर का, क्योंकि अब तो बिजनेस हम खरीद लेंगे, तो बिजनेस आज खरीदेंगे, बिजनेस खरीदने के बाद ये बिजनेस मेरा हो जाएगा, तो इस बिजनेस से जो जो प्रॉफिट आने वाला है वही तो मेरा कैश फ्लो है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का कैश फ्लो को अगर प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ देंगे तो उतना ही पैसा तो हम उस बिजनेस को देंगे कि भाई तुम्हारे बिजनेस खरीदने के बाद हम हर साल 10-10 रुपये कमाने वाले हैं, तो आज तुमको हम कितना पैसा दें? जितना पैसा कमाने वाले फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू ही तुमको आज हम देंगे। इजी इजी। तो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है जो एक्चुअल में कंपनी मेंटेन कर सकता है वो निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके ओके। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालें? बहुत इजी है। देखो, एक जो उसका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट होगा वो उठा लो। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, और क्या उसको कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए होता है। और एएफएम स्टार्ट करने से पहले सर बताए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपने एएफएम में बहुत कम ही मायने रखता है। तो जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया ना, वो टैक्स काटने के बाद सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही है। पीबीटी माइनस टैक्स इक्वल टू पीएटी। पीएटी ईटेस्ट बन जाता है। जनरली पैट के बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद फिर ईटेस्ट आता है। लेकिन एएफएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें प्रेफरेंस है ही नहीं, तो जो भी पैट है वो सीधा प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है ठीक है। तो हम लोग पीबीटी लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेते हैं, याद रखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लो। ठीक है, ले लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से तुम जो एग्जिस्टिंग ईयर, जो करंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर गया है, उसमें उसका पीबीटी उठा लो। उसमें से माइनस करो क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, जो उस कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस सहना पड़ा था। जैसे हमारे बिजनेस में 90 रुपये का आग लग गया था, तो 90 रुपये का जो आग लगा वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो माइनस कर दो। हो सकता है वो जो कंपनी है वो पिछला 2 साल पहले 1,000 रुपया कमाई हो, मतलब 100 रुपया कमाई हो, और पिछला साल सीधा 300 रुपया कमा ली, फिर अगला साल 100 रुपया कमाई। तो पिछला साल 300 रुपया क्यों कमाई? क्योंकि उसको 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी अनलेस अंटिल इट इज एन इन्वेंट्री। लेकिन हम तो फिक्स्ड एसेट का यहाँ बात कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री नहीं है, तुम्हारा पीपी है, तो नॉर्मल नेचर में नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। तो 200 रुपया का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है। मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है? 100 रुपया है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसको तुमको क्या करना होगा? माइनस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो प्लस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस। पीबीटी माइनस करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को, प्लस करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को। ठीक है, ओके। फिर तुमको एक चीज प्लस करना होगा, क्या? इनकम फ्रॉम लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जैसे ही हम कोई बिजनेस खरीदेंगे तो उस बिजनेस में हो सकता है कि हम नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करें, और नया अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट होगा, करेक्ट। अभी तक इस कंपनी के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट था तो कुछ कुछ पैसा कमा रही थी, और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा था, तो उस सबको हटा के हम एक मेंटेनेबल प्रॉफिट ले आए। ठीक है, तो ये तो पुराने बिजनेस की वजह से हुआ। और जब हम खरीद लेते इसमें एक नया प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, जब नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो कुछ और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी कंपनी का प्रॉफिट मान लिया जाएगा, क्योंकि इसी, अगर जैसे कि हम थे टाटा, हम गाड़ी बना रहे थे, हम खरीद रहे हैं ब्रेड का बिजनेस, मतलब एफएमसीजी कुछ बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो जब वो कंपनी खरीदी उसके पास सिर्फ ब्रेड था, हम लाए, हम बटर भी बेचना शुरू कर दिए। तो जो ब्रेड, जो बटर, जो प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्यों लॉन्च किए? सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। इजी इजी। तो इस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होने वाला है उसको भी इसमें ऐड करना होगा, और तब जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आएगा अगला हर साल का, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम उसको देंगे। तुम सोचोगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो हम लाए हैं, तो इसका प्रॉफिट, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्यों दें? मेरे भाई, तुम गाड़ी का कंपनी था, तुम बटर बेचता तो कौन खरीदता? लेकिन जब ब्रेड बेच रहे हो तो बटर तो लोग खरीदेगा, तो सिर्फ इसी कंपनी के इसी कंपनी की वजह से ले रहे हो ना। तो तुमको ब्रेड जो लॉन्च कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। देयरफॉर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस कंपनी का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इस प्रोडक्ट का भी तुमको प्रॉफिट जो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना होगा। इजी इजी। जब तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर में माइनस कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हटा के, फिर फ्यूचर में, फिर नया प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके जो वैल्यू ले आओगे, तब उसमें से तुम टैक्स माइनस करना, तब तुमको पता चलेगा एक्चुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। टैक्स लास्ट में क्यों माइनस करेंगे भाई? लॉजिक समझो, कितना लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल। क्या हुआ, हम एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एक्सपेंस लॉस होते रहता है, ठीक है,
तो वो प्रॉफिट बिफोर पहले टैक्स ले लो, उसमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं कटना है, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी चीज़ था उसमें हटा दो, तो पता चलेगा चलो ठीक है इतना ही प्रॉफिट हर साल होने वाला है, पहले ये निकाल लेंगे कि हाँ हर साल इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटाने के बाद एक और चीज़ हम लोग ऐड करते हैं, क्या, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसका भी प्रॉफिट ऐड कर दो, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना कैश फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो कैश फ्लो होने वाला है वो तुमको एक्चुअल प्रॉफिट पता चला, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट हटा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉस हटा चुके हो, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट होने वाला है वो हर साल फ्यूचर ईयर्स का वो तुमको पता चल गया है, करेक्ट। लेकिन वो तो प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर टैक्सेस वाला, क्योंकि हम लोग पीबीटी उठाए थे, ठीक है, इजी। अब तो ये जो प्रॉफिट आया मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है वो पीबीटी है, तब उसमें से तुम टैक्स माइनस करो, अगला साल जो प्रॉफिट आना उसमें से उसको टैक्स तो देना पड़ेगा उस पर, तब तुम इसमें टैक्स माइनस करो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आएगा तो भाई पहले ही पैड उठा लेते ना, पहले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाते, उसके बाद सीधा निकालते, लास्ट में टैक्स माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ता। अरे मेरे शेर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर उठाते तो जो लॉस हुआ था उसके ऊपर जो टैक्स बचा था या फिर जो इनकम हुआ उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ा था वही तुम इंक्लूड करते चले जाओगे अगला हर साल के लिए, तो लॉजिकल नहीं बनता है ना। इससे अच्छा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाओ, बेमतलब चीज़ हटाओ, जो नया आने वाला है उसको ऐड करो, तब टैक्स मैनेज करो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इजी इजी। तो हर साल जो प्रॉफिट आने वाला है वो तुमको मिल गया। अब जो प्रॉफिट अगला साल आने वाला है वो तो अगला साल आएगा, आज पेमेंट करना हमको इसका प्रेजेंट वैल्यू पर, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है तो वही मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, के ओ, तो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय के ओ कर दो, जो वैल्यू आया दैट इज टू बी पेड टू दी सेलिंग कंपनी, बस, इजी इजी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के सर 4 स्टेप दिए हैं। पहला स्टेप में तुम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ढूंढो, दूसरा स्टेप में तुम के ओ ढूंढो, अगर के ओ नहीं दिया हुआ है, के ओ कैसे निकलता है, के ई मल्टीप्लाइड बाई वेट, के डी मल्टीप्लाइड बाई वेट, दोनों का ऐड। फिर तीसरा में तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई के ओ, दैट इज के ओ को हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। और चौथा इलॉजिकल है, जरूरत नहीं है। तो ये 3 स्टेप में तुमको पता चल जाएगा कि कितना पैसा देना है, बस कितना। अभी तुम बोलोगे चौथा स्टेप ऐसी भी मतलब क्यों है, उसका लॉजिक है। 3 स्टेप में तुमको तीसरे स्टेप में ये पता चला कि कितना पैसा देना है, ठीक है, टोटल अमाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर शेयर तुम कितना खरीदे, कितना पैसा दिए, वो कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। जो वैल्यू ऑफ फॉर्म अभी तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे ना वो, और वो जितना इक्विटी शेयर्स जो वो हमको देने वाला है डिवाइड कर देंगे, तो हर एक शेयर पे कितना उसका पैसा दिए पता चल जाएगा, इजी इजी। तुम्हारे दिमाग में शायद एक और बात आ सकता है कि भाई ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग थर्ड स्टेप में वो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, तुम डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म में तो इक्विटी और डेट दोनों का वैल्यू ऐड करके लाया हुआ है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ। ये आईसीआई है, मुझे नहीं पता, आईसीआई ने बोला वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लो, नंबर ऑफ इक्विटी निकाल दो, दे दो, मतलब ओके डन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बना लेना। इसमें क्या खास है हम देख लेते हैं एक बार, कुछ खास हमको दिख तो रहा नहीं है। इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ मिस कर गए थे, टैक्स माइनस करना। हम पीबीटी याद था हमको, हम टैक्स माइनस करना भूल गए थे, तो मेरे दिमाग से उतर गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या एक्चुअल में। या कोई कंपनी है जिसका जो रिपोर्ट की है, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रिपोर्ट हो चुका, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 77 लाख, बट आफ्टर टैक्स 30% फॉर फाइनेंशियल ईयर। जो 77 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है, वो पैट है। हमको क्या चाहिए, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 77 लाख को पहले पीबीटी करना होगा। पीबीटी कैसे करेंगे, 77 लाख डिवाइडेड बाई 0.7। क्यों, कुछ 100 रुपया कमाया होगा प्रॉफिट, अगर उसमें 30% टैक्स दे दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 70। तो 70 कितना है, 70% है ना, क्योंकि 70% ऑफ द टोटल सेल्स जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ था उसका 70% है ये 70 रुपया, करेक्ट। तो हम ये हमारे पास 77 पैट दिया हुआ है, हमको पीबीटी निकालना है। तो 77 डिवाइडेड बाई जो भी परसेंटेज विदाउट टैक्स है कितना है 70%। 77/70 करोगे तो आंसर पता चल जाएगा कि कितना पीबीटी है, इजी। एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिवील द इनकम इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है 8 लाख का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कितना है 10 लाख का। इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 8 लाख का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कितना है 10 लाख का। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको हटाना होगा ये जो प्रीवियस का जो प्रॉफिट है उससे, ठीक। एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर इन एडिशन द रिजल्ट ऑफ लॉन्च ऑफ।
हम लोग एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तुमको जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका प्रॉफिट लेना है, सेल्स नहीं। यही तुमको बोले थे। देखो कॉपी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 418 पे देखोगे जब प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी सेल होने वाला है माइनस जितना एक्सपेंस लगेगा उसका, तो सारा एक्सपेंस माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स माइनस जितना एक्सपेंस है, देखो कर दिया तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। सब कुछ तुमको दिया ही हुआ है। तुमको क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन दैट द कैपिटलाइजेशन रेट इज 14%। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है? KO। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज KO। बस तुमको FMP निकालना है। अब तुम पूछोगे क्वेश्चन कि भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा मेथड से ये निकलेगा, कौन सा अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, एसेट बेस्ड अप्रोच, अर्निंग बेस्ड अप्रोच में कौन सा मेथड से निकालना है? बहुत सारा बात है। अरे गधे, नॉर्मल सब क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन में तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बात बोल रहा है, तुमको एक कैपिटलाइजेशन रेट दे रहा है, तुमको नया प्रोडक्ट लॉन्च का बात दे रहा है। तो ये सारा डेटा कहाँ यूज आता है? यूज आता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में, इनकम बेस्ड अप्रोच में। तो वही वाला अप्रोच यूज करेंगे। तो वो वाला अप्रोच में क्या निकालना होता है? 4 स्टेप में पहले FMP, कैपिटलाइजेशन रेट, डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। FMP निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? PBT दिया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट वो भी दिया हुआ है, निकल गया FMP। टैक्स रेट भी दिया हुआ है, FMP निकल गया। KO सेकेंड स्टेप में निकालना होता है, इसमें दिया हुआ है, डिस्काउंट करना है। तो जो FMP आया डिवाइडेड बाई डिस्काउंट कर देना, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बस चौथा स्टेप पे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन ओवर, आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। टैक्सेस हम अति माइनस करना भूल गए थे, इसलिए तुमको पिछला समझा रहे थे कि टैक्स माइनस करना होता है। हम लोग पैट नहीं लिए हैं, PBT लिए, ठीक है, याद रखना। और PBT क्यों लिए हैं तुमको बता चुके हैं, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जो टैक्स है तो हम इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे अगर सीधा पैट ले लेंगे तो। करेक्ट। अब आते हैं उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर विद ईगल्स बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ 1 लाख एट प्रेफरेंस शेयर ऑफ दिस। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ईगल लिमिटेड है वो, हाँ, जो ईगल लिमिटेड है वो, उसका मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर कितना होगा? भाई अभी तुम वैल्यू ऑफ फॉर्म किसका निकाले हो? कौन से फॉर्म का निकाले हो? ईगल का ही निकाले हो, करेक्ट। तुमको ईगल का चाहिए, तुमको मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलता है? मार्केट बेस्ड अप्रोच से निकाल दो, MPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। MPS दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकालें? बहुत ईजी। MPS कैसे निकलता है भाई? MPS निकलता है, मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा? मान लेते हैं कि जो बुक का वैल्यू वही MPS है, ठीक है, वो मान लेते हैं। तो ईटेश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो MPS आ जाता है। तो पहले ईटेश चाहिए। ईटेश कैसे आता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वो आएगा कब? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दा चुका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कौन सा पैसा मिलता है? पैट से मिलता है। तो हमको पहले पैट ढूंढना होगा। पैट क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, यहीं पे पैट है 98, ठीक है। FMP 98। अब तुम दिमाग में लगाओगे कि भाई पैट तो हम लोग 110 निकालते ईगल का। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर कंप्राइज ऑफ दिस एंड द। क्वेश्चन नहीं बोला है, लेकिन भाई तुमको यही सोच के निकालना है कि अगला साल क्या होगा, क्योंकि पिछला साल का तो प्रॉफिट हो चुका है, तुमको अगला साल का दिया हुआ है। तुम्हारा पैट है 98। फिर क्या बोल रहा है? पैट में से फिर माइनस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 13% है 1 लाख का, और 100 रुपये एज, तो 13% निकाल दो, उसका आ गया। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? और ईटेश में से फिर डिविडेंड जिसको देना है, डिविडेंड कुछ दे नहीं रहा है हमको लगता है, नहीं दे रहा डिविडेंड, तो कुछ नहीं देना। वही जो ईटेश है वही तुम्हारा टोटल हो गया। तो ईटेश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है 50 लाख, कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। EPS आ गया तुम्हारे पास। इजी। हम एक मिस्टेक किया, हम तो क्या बोले कि MPS को ही मान लेना बुक वैल्यू, नहीं, यहाँ PE रेशियो दिया हुआ है। PE रेशियो से तुम PE रेशियो यूज करके MPS निकाल सकते हो। अगर EPS है तो EPS हम लोग अभी निकाल दिए, ओके। ईटेश अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर EPS होता है, MPS नहीं होता है। तो EPS निकाल दिए, PE रेशियो दिया हुआ है, MPS निकाल दो, आ गया MPS। डन। फिर इसी में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? इतना इंपॉर्टेंट है क्या कुछ? देखें, यूजिंग नेट एसेट वैल्यू। देखो नेट एसेट वैल्यू, इस क्वेश्चन में तुमको क्या निकालना है? योर नेट एसेट वैल्यू से तुमको निकालना है इक्विटी का वैल्यू, ठीक है, निकल जाएगा। नेट एसेट वैल्यू हमको आता है निकालने। नेट एसेट वैल्यू एसेट माइनस लाइबिलिटी या फिर सीधा इक्विटी का वैल्यू, दैट इज ESC प्लस R&S माइनस कंटीजेंट लाइबिलिटी, बस आ जाएगा।
तुम्हारे दिमाग में आएगा इक्विटी इज इक्वल टू ESC प्लस R&S प्लस इंटेंजिबल एसेट। वो तब यूज़ करते हैं भाई मेरे जब हम लोग वहाँ पे हैं। कहाँ पे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ, कहाँ यूज़ कर रहे थे इंटेंजिबल एसेट ऐड कर रहे थे, हाँ हम लोग उसको वहाँ यूज़ कर रहे थे जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे तब वेट ऑफ इक्विटी और डेट के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्विटी इक्वल टू ESC प्लस R&S प्लस इंटेंजिबल कर रहे थे। तो यहाँ KO का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रहा है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू में जब इक्विटी निकालते हैं तो होता है ESC प्लस R&S माइनस CL कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक, निकाल देंगे। ESC दिया हुआ है, देखो हाँ दिया हुआ है, R&S दिया हुआ है, कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिया हुआ है, एक कंपनी का दिया हुआ है। ठीक, डन। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड तुमको यूज़ करना है। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड कौन सा है? हमारा मेथड FMP डिस्क, और उसके बाद सेकंड में KO ढूंढो और कैपिटलाइज कर दो। तुमको FMP ढूंढने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? PBT चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वो ढूंढोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर प्रॉफिट फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट माइनस टैक्स, आ जाएगा तुम्हारा FMP। फिर कैपिटलाइजेशन रेट शायद तुमको दिया है या नहीं दिया है, हाँ दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 8%, निकल जाएगा। फिर तुमको लास्ट में एक थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड क्वेश्चन मतलब उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो अभी नहीं पढ़ना है, वो मर्जर चैप्टर में पढ़ना है, तो उसको टच मत करो। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बन गया, डन डन। अब इसके बाद आता है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। ओके, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं ब्रेक। रुक जाओ।